आइए, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बीए प्रथम सेमेस्टर पेपर कोड एसओसी 102 समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु। आज हमारा अध्ययन समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु के इर्द गिर्द घूमेगा और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ हम इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को भी देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु। अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। अगस्त कॉम्ट के गुरु सेंट साइमन सामाजिक घटनाओं की व्यवस्थित अध्ययन हेतु एक नया समाज विज्ञान विकसित करना चाहते थे, जिसे इन्होंने सोशल बायोलॉजी कहा था। अपने गुरु सेंट साइमन से प्रभावित होकर अगस्त कॉम्ट ने विचार व्यक्त किया कि जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं के अध्ययन करने के लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र आदि विज्ञान हैं, ठीक उसी प्रकार सामाजिक जीवन का अध्ययन करने के लिए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगस्त कॉम्ट ने सन 1835 में एक सामाजिक विज्ञान को जन्म दिया, जिसे सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स नाम दिया। किंतु सामाजिक भौतिकी शब्द एडोल्फ क्वेटलेट द्वारा पहले ही प्रयोग कर लिए जाने के कारण अगस्त कॉम्ट ने सन 1838 में अपने सामाजिक विज्ञान का नाम बदलकर सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी से सोशोलॉजी, समाजशास्त्र कर दिया। इस प्रकार समाजशास्त्र शब्द का जन्म सन 1838 से माना जाता है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इस विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का मुख्य विषय सामाजिक संबंध हैं और सामाजिक संबंध प्राथमिक रूप से लोगों की चेतना से जुड़े होते हैं। सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए ही समाजशास्त्र का जन्म और विकास हुआ है। गिडिंग्स के शब्दों में समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णनीय व्याख्या है। समाजशास्त्र क्या है? गिडिंग्स से कहते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप से किसका अध्ययन करता है? तो समाज का अध्ययन करता है। कैसे करता है? तो क्रमबद्ध करता है। या यूँ कहें कि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके समाज का वर्णनीय व्याख्या करता है, या सामाजिक घटनाओं का वर्णनीय व्याख्या वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए करता है। आइए देखें समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र का अंग्रेजी शब्द सोशोलॉजी दो भाषाओं के शब्दों सोशियस प्लस लोगस के योग से बना है, जिसमें पहला शब्द सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समाज, जबकि दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र अर्थात समाजशास्त्र, समाजशास्त्र होगा। तो जहाँ तक समाजशास्त्र के अर्थ की बात है, समाजशास्त्र का अंग्रेजी शब्द सोशोलॉजी दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बना है। एक भाषा है लैटिन, जिसका शब्द लिया गया सोशियस, और लैटिन भाषा के सोशियस का अर्थ होता है समाज, जबकि दूसरा शब्द लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है विज्ञान या शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ जो निकल के आता है वो है समाज का विज्ञान या समाज का शास्त्र या समाज शास्त्र। अब यहाँ हम देखें तो दो चीज़ें यहाँ निकल के आ रही हैं, एक आ रहा है समाज और दूसरा आ रहा है शास्त्र। तो हमें ये भी जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि हम समाज किसे कहते हैं और शास्त्र किसे कहते हैं।
तो समाज व्यक्तियों का एक समूह न होकर व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले अंतःक्रियाओं या अंतर संबंधों की एक व्यवस्था है। सामान्य तौर पर हम ये मान लेते हैं कि व्यक्तियों का एक समूह कहीं है तो वो समाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो उनके बीच सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, जिससे समाज निर्मित होता है। वहीं अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान प्रमुख रूप से आप देखें तो विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति है, या यूँ कहें कि अनुसंधान का एक तरीका है। हम परिभाषा देखते हैं, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में या किसी भी सामाजिक घटना के लिए जब हम व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित करते हैं, तो हम उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। यहाँ विज्ञान से सीधा सा मतलब होता है अनुसंधान की पद्धति से। सामान्य तौर पे आप देखें जो अनुसंधान की पद्धतियाँ हैं जिसके आधार पर हम सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित करते हैं, वो है समस्या का चयन कर लेना, उपकल्पना का निर्माण करना, तथ्यों का संकलन करना, उनका वर्गीकरण एवं सारणीयन करना, सामान्यीकरण करना, फिर उनका पुनर्परीक्षण करना। इस प्रकार इन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए कोई भी विषय अगर ज्ञान अर्जित करता है तो उसे हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, समाज और विज्ञान। आगे देखें हम, J.S. मिल ने सोशोलॉजी शब्द को दो भाषाओं की अवैध संतान कहते हुए सोशोलॉजी के स्थान पर एथोलॉजी शब्द का प्रस्ताव रखा था। सामान्य तौर पे आप देखें कि सोशोलॉजी जो शब्द है दो भाषाओं के योग से बना है और वो दोनों भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, एक लैटिन भाषा है और एक ग्रीक भाषा है। इसी के आधार पे J.S. मिल ने कहा कि समाजशास्त्र शब्द जो है दो भाषाओं की अवैध संतान है, अतः इस शब्द से संतुष्ट नहीं थे और इसके स्थान पर वो एथोलॉजी शब्द का प्रस्ताव रखते हैं। अब आइए हम देखते हैं समाजशास्त्र की परिभाषाओं को कि भाई समाजशास्त्र की परिभाषाएं क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि समाजशास्त्र को विभिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न आधारों पर परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसे हम प्रमुख रूप से चार आधारों में विभक्त करके हम समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें पहला आधार आपका आता है समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। इसमें वो परिभाषाएं हम देखेंगी जिसमें विचारकों ने कहा कि समाजशास्त्र जो है समाज का अध्ययन है। दूसरा वर्गीकरण या दूसरा आधार हम देखेंगे समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। विभिन्न विचारकों ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। उन सभी परिभाषाओं को क्रम से हम इस दूसरे वर्गीकरण में देखेंगे। तीसरा वर्गीकरण हम देखें तो समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अध्ययन के रूप में। इसमें इस वर्गीकरण के अंतर्गत विचारकों ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के अध्ययन के रूप में व्यक्त किया है। चौथा जो वर्गीकरण है इसका वो है समाजशास्त्र सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में। यहाँ विचारकों ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया है। आइए हम पहला देखते हैं समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में। विभिन्न विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, जिसमें पहली परिभाषा आपकी आती है E.L.F. वार्ड। इनकी अपनी एक पुस्तक है पॉपुलर साइंस मंथली। इसी के अंतर्गत इन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित किया और कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो यहाँ दो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ये परिभाषा ये कह रहा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो ये परिभाषा कही किसने? तो E.L.F. वार्ड ने कही। छोटी परिभाषा है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इस परिभाषा पे ध्यान रखें कि किसने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो वो है E.L.F. वार्ड। इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण है और वो पुस्तक है पॉपुलर साइंस मंथली, जो पुस्तक बार बार पूछी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं और वो दूसरी परिभाषा है H.W. ओडम। इनकी अपनी पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डायनेमिक सोशोलॉजी। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डायनेमिक सोशोलॉजी में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि ये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, और ये अध्ययन किसका करता है? वैज्ञानिक पद्धतियों से, तो समाज का अध्ययन करता है। इसी प्रकार की परिभाषा आती है F.H. गिडिंग्स की। इन्होंने भी अपनी पुस्तक इंडक्टिव
इंडक्टिव सोशोलॉजी में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका तात्पर्य है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। इसके अतिरिक्त गिडिंग्स ने एक जगह और लिखा है, वो है समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णनीय व्याख्या है। समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णनीय व्याख्या है। समाजशास्त्र क्या करता है कि समाजशास्त्र का समग्र रूप से अध्ययन करता है, व्यवस्थित अध्ययन करते हुए, इकाई मानते हुए, समाज को इकाई मानते हुए समाज का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है, उसका वर्णन करता है और उसकी व्याख्या करता है। आइए अब देखते हैं दूसरे आधार पे हम चलते हैं, और दूसरा आधार आपका है कि सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में। इसमें प्रमुख चीज़ें देखनी, एक प्रमुख परिभाषा आ जाती है, और वो परिभाषा आती है मैकाइवर और पेज की, जो बार बार आपसे पूछी जाती है। इनकी पुस्तक सोसाइटी, तो इन्होंने अपनी पुस्तक, मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है, और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। अब समाजशास्त्र के बारे में ये कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, और संबंधों के इसी जाल को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि समाज का जो निर्माण होता है वो सामाजिक संबंधों से होता है, और सामाजिक संबंधों के ताने बाने को ही हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखें तो एक परिभाषा और आ जाती है, और वो परिभाषा आती है अर्नोल्ड यम रोज। इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस पुस्तक महत्वपूर्ण है। ये भी समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। इसका मतलब है कि समाजशास्त्र मानव संबंध या मनुष्य के बीच पाए जाने वाले संबंधों का एक विज्ञान है, या यूँ कह लें कि मानवीय संबंधों का अध्ययन करने वाला, या मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आइए एक परिभाषा और देखें, और ये परिभाषा है क्यूबर की, और इनकी पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो है सोशोलॉजी। इसी के अंतर्गत इन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका मतलब कि मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है समाजशास्त्र, या यूँ कह लें कि विज्ञान की एक शाखा है समाजशास्त्र, जो क्या करता है कि मानव संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है। आइए एक परिभाषा और आती है, और वो परिभाषा है वान वीच की। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों या सामाजिक संबंधी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एक मात्र आधार है। खासतौर पर विषय वस्तु के बारे में बात करते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, तो ये कहते हैं कि सामाजिक संबंध है। एक ही आधार है समाजशास्त्र जिसका अध्ययन करता है, और वो है सामाजिक संबंध। तो सामाजिक संबंध ही जो है क्या है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। आइए तीसरे आधार पर हम चलते हैं। तीसरा आधार ये कहता है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के रूप में। तो विभिन्न विचारकों या विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें एक बड़ा नाम आता है मैक्स वेबर का, और इनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में ये समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया के आधार पर परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है। वास्तव में देखिए, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। जो भी सामाजिक क्रियाएं हम करते हैं उन्हीं का व्याख्यात्मक बोध हमें कराने का प्रयत्न समाजशास्त्र जो है वो करता है। इसी प्रकार सामाजिक क्रियाओं के आधार पर ही गिलिन ने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशोलॉजी में समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा कि समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होने वाले अंतःक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। अभी गिलिन कहते हैं, इनकी अपनी पुस्तक कल्चरल सोशोलॉजी, इसमें ये बताते हैं कि समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण, जीवित प्राणी जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनसे वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं।
तो उसी अंतःक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है? समाजशास्त्र है। उसी प्रकार आप देखें कि जॉर्ज सीमेल ने भी समाजशास्त्र को परिभाषित किया, तो ये कहते हैं कि जो है समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। क्या कहा इन्होंने? कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। तो ये भी अंतः संबंधों या अंतःक्रियाओं के आधार पर समाजशास्त्र को परिभाषित करते हैं। उसी प्रकार आप देखिए गिन्सबर्ग ये कहते हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं तथा अंतः संबंधों, उनके कारणों एवं परिणामों का अध्ययन है। अब यहाँ पे देखें कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, जो मनुष्य जो अंतःक्रिया करता है, जो अंतर संबंध स्थापित करता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसके क्या परिणाम हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है क्या कहलाता है? समाजशास्त्र कहलाता है या समाजशास्त्र है। उसी तरह हाउस ये कहते हैं कि जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाएं हैं। सामान्य तौर पे आप देखें कि सामाजिक जो संबंध है वो मानवीय चेतना या मनुष्य की चेतना पर आधारित होते हैं, और वह मानवीय चेतना जो है मानसिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है। तो जो भी मस्तिष्क में जो मानसिक क्रियाएं उत्पन्न हो रही हैं उसी के आधार पर सामाजिक संबंध बनते हैं जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। तो यही चीज़ हाउस बताने का प्रयास करते हैं कि भाई समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वह मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाएं हैं, और उन्हीं अंतःक्रियाओं की वजह से जो है सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। अब आए आप देखें चौथा, समाजशास्त्र सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में। विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हम देख लेते हैं, जिसमें पहली परिभाषा आपको मिलेगी जॉनसन की परिभाषा है, और इनकी पुस्तक है सोशोलॉजी। और ये जो है समाजशास्त्र को सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूह का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है, जॉनसन ये कहते हैं। उसी प्रकार किम्बल यंग, इनकी पुस्तक देखें एन इंट्रोडक्टरी सोशोलॉजी, तो इसमें ये कहते हैं कि जो है समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसका मतलब है कि समाजशास्त्र क्या करता है कि जब व्यक्ति समूह में आता है तो जिस प्रकार का व्यवहार करता है, जो भी व्यवहार वो करता है, उसी व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन सा है? समाजशास्त्र है। तो ये किम्बल यंग की परिभाषा है, समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो दो लोगों ने जो है सामाजिक समूह के रूप में समाजशास्त्र को व्यक्त किया है। अब आगे चलते हैं हम। ये परिभाषाएं थी जो चार आधारों पर आपको व्यक्त की गई, जो है चार आधार पर व्यक्त की गई। एक सामान्य ढंग से आप देखें तो समाजशास्त्र, समाज का क्रमबद्ध ज्ञान और सामान्य बौद्धिक ज्ञान, इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस हमें समझना है कि वास्तव में समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। क्रमबद्ध अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके करता है। यह अध्ययन एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य या चिंतन द्वारा किया जाता है, जिसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या चिंतन कहा जाता है। इसका मतलब कि क्रमबद्ध अध्ययन जो होता है वो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से हम उसको करते हैं। यह चिंतन सामान्य बौद्धिक ज्ञान से भिन्न होता है। वास्तव में सामान्य तरीके से जब हम किसी घटना को समझते हैं उस ज्ञान से कहीं भिन्न होता है क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित करना। सामान्य बौद्धिक ज्ञान किस पे आधारित होता है? तो सामान्य बौद्धिक ज्ञान में दार्शनिक और धार्मिक अनुचिंतन सम्मिलित किया जाता है। किसी भी घटना को जब हम सामान्य बौद्धिक ज्ञान के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं तो जो भी हमारा दार्शनिक ज्ञान होता है, जो धार्मिक ज्ञान होता है, उसी धार्मिक बौद्धिक ज्ञान के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी घटना की व्याख्या कर देते हैं। समाज का क्रमबद्ध अध्ययन प्रतिदिन की घटनाओं से संबंधित सामान्य बौद्धिक ज्ञान से भिन्न होता है। जब हम किसी सामाजिक घटना को क्रमबद्ध अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो सामान्य बौद्धिक ज्ञान से एकदम से अलग हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी घटना का क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं, तो वो हमारी सीमा से बाहर होता है या हमारी बौद्धिक व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान से जो है वो भिन्न होता है, और हम उसे वस्तुनिष्ठ ज्ञान के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी बातें या घटनाओं को देखते हैं, परंतु उनके बारे में वैज्ञानिक चिंतन नहीं करते, अर्थात क्रमबद्ध वर्णन करने का प्रयास नहीं करते। इसका मतलब कि जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं का हम वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध अध्ययन नहीं करते या उसके बारे में इस प्रकार से हम नहीं सोचते। इसके साथ ये भी सत्य है कि
सत्य है कि सामान्य व्यक्ति दैनिक जीवन की सभी घटनाओं को वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर नहीं समझ सकता। इसका मतलब है कि सभी घटनाओं को हम वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर नहीं समझ सकते, एक सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता जो है। अब क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का ज्ञान होना जरूरी है। सामान्य व्यक्ति वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी नहीं रखता, इस वजह से वो अपने सामान्य ज्ञान या सामान्य भौतिक ज्ञान के आधार पर क्या करता है, घटनाओं को समझने का या समाज की मैक्सिमम घटनाओं को समझने का प्रयास करता है। अगर हम एक उदाहरण ले लें तो उदाहरण के आधार पर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। और वो उदाहरण देखें तो यदि हम किसी भिखारी को चौराहे पर सार्वजनिक स्थल पर भीख मांगते हुए देखते हैं तो सामान्य बौद्धिक ज्ञान से ये सोच लेते हैं कि शायद गरीब है इसीलिए भीख मांग रहा है। अब सामान्यतः हम देखें कि जब एक उदाहरण दिया जा रहा है कि हम किसी भिखारी को जब भीख मांगते हुए देखते हैं तो हमें ये लगता है कि वो अभाव में है, इस वजह से वो भीख मांग रहा है। लेकिन जब हम उसे यदि हम उसे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो हमारा चिंतन पूर्ण रूप से अलग हो जाता है। हमारी सोच का बिंदु इस प्रकार हो सकता है, क्या सभी गरीब भीख मांगते हैं? वास्तव में अगर देखें कि वो गरीब है, भीख मांग रहा है, अगर हम सोच रहे हैं कि गरीब है वो भीख मांग रहा है तो सामान्य बौद्धिक चिंतन है। लेकिन क्या सभी गरीब भीख मांगते हैं? तो पता चलता है कि सारे गरीब तो भीख नहीं मांगते, या सारे गरीब भीख मांगने के लिए विवश नहीं है। यदि नहीं तो कुछ व्यक्ति ही भिक्षावृत्ति क्यों करते हैं? आखिर क्या कारण है कि गरीबों में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो भिक्षावृत्ति करते हैं, जो भीख मांगते हैं? गरीबी के अतिरिक्त भिक्षावृत्ति के क्या कारण हो सकते हैं? वास्तव में क्या गरीबी एक कारण है जिसकी वजह से भिक्षावृत्ति हो रही है? गरीबी के अतिरिक्त भी तो कारण हो सकते हैं, जैसे परंपरागत व्यवसाय हो सकता है, किसी खास त्यौहार या खास अवसर पर लोग जो है भीख मांगते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कारण हो सकता है। क्या इस समस्या के कारण का पता लगाकर इसका निवारण करना संभव है? तो क्या हम इस समस्या का या गरीबी की समस्या को पता लगाकर, उसके कारणों को पता लगाकर क्या हम उसका निवारण कर सकते हैं? तो ये सारे प्रश्न उठ जाते हैं जब हम किसी घटना या गरीबी का जब हम क्रमबद्ध या वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। जबकि सामान्य ज्ञान हमारा ये मान लेता है कि भाई वो गरीब है या कोई कारण है जिसकी वजह से वो भीख मांग रहा है। लेकिन जब हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का हम उसको प्रयास करने लगते हैं। समाज के क्रमबद्ध चिंतन से व्यक्ति में जो दृष्टिकोण विकसित होता है उसे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या चिंतन कहते हैं। अब जब समाज के बारे में कोई व्यक्ति जब क्रमबद्ध चिंतन करता है, क्रमबद्ध चिंतन करने के बाद जो दृष्टिकोण विकसित करता है उसी को हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य या समाजशास्त्रीय चिंतन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में देखते हैं। तो समाजशास्त्र की प्रकृति, जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो इसका सीधा सा आशय होता है कि वह विज्ञान है या कला। यहाँ आप देखें, किसी भी विषय की प्रकृति के से आशय होता है कि वह विज्ञान है या कला। समाजशास्त्र विषय की प्रकृति को लेकर समाजशास्त्रियों में मतभेद है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं, बहुत सारे समाजशास्त्री ये मानते हैं कि भाई इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं है। लेकिन समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञान माना है। क्या माना है? समाजशास्त्र को विज्ञान माना है। साथ ही साथ इसे विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी है। तो यहाँ आप देखें कि समाजशास्त्र के जन्मदाता जो है अगस्त कॉम्ट है और वो समाजशास्त्र को अपने विज्ञान मानते हैं और साथ ही साथ वो सभी विज्ञानों की रानी अपने समाजशास्त्र को बताते हैं। वास्तव में यदि सुसंगठित या क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं तो निश्चित ही समाजशास्त्र की प्रकृति भी वैज्ञानिक है। कि जब हम ये कहते हैं कि सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी विषय अगर अपने क्षेत्र में सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित करता है तो हम उसे विज्ञान कहेंगे। और समाजशास्त्र भी करता है इस बात को। समाजशास्त्र भी क्या करता है कि अपने क्षेत्र में सामाजिक घटनाओं का सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित करता है। इस वजह से हम इसकी प्रकृति को वैज्ञानिक कहेंगे। इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता सामाजिक तथ्यों को वैज्ञानिक विधि से प्राप्त करता है। जो अध्ययनकर्ता होता है वो वैज्ञानिक विधि से इन तथ्यों को प्राप्त करता है। वैज्ञानिक विधि का अर्थ व्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्त करना होता है। जो वैज्ञानिक विधि का अर्थ जो होता है वो होता है कि वैज्ञानिक विधि से जो है वो
वैज्ञानिक तरीके से ज्ञान को प्राप्त करे। और यह व्यवस्थित ज्ञान कुछ निश्चित चरणों से प्राप्त होता है, और जो भी व्यवस्थित ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसके कुछ निश्चित चरण हैं, और वो प्रमुख चरण यहाँ आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। सामान्य ढंग से है, इसे आप देखने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि समस्या का चयन करना होता है पहले, उसके बाद उपकल्पना का निर्माण होता है, फिर अवलोकन करते हैं, फिर तथ्यों का संग्रह करते हैं, वर्गीकरण या सारणीयन करते हैं, फिर उसका सामान्यीकरण करते हैं। इस सामान्य ढंग से आप देखें तो ये वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जिनका उपयोग करके कोई भी विषय क्या करता है, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान जो है वो अर्जित करता है। तो ये वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं, और इन्हीं वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर जो है हम सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान जो है अर्जित करते हैं। और समाजशास्त्र भी जो है इन्हीं वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित करता है। इस वजह से हम इसको विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। आइए, समाजशास्त्र निश्चित रूप से एक विज्ञान है। समाजशास्त्र निश्चित रूप से एक विज्ञान है क्योंकि अभी हमने देखा कि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, क्योंकि यह उपरोक्त चरणों से होकर गुजरता है। जो भी उपरोक्त चरण आपको बताए गए, वैज्ञानिक पद्धतियाँ बताई गई, उन वैज्ञानिक पद्धतियों से होकर गुजरता है। इस वजह से हम इसको विज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित साक्ष्य और भी दिए जा सकते हैं। पहला जो बड़ा साक्ष्य है वह वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, जिसको अभी आपको बताया गया कि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग ये करता है। उसके बाद देखें, ये समाज का व्यवस्थित अध्ययन करता है। जो भी समाज घटनाएं जो है, समाज का क्या करता है, व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता है। व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करता है, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। घटनाओं का वास्तविक अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। सर्वव्यापी नियम है, हर समाज में हर जगह ये नियम जो है व्याप्त है। हर घटना या हर समाज का अध्ययन इन नियमों के द्वारा किया जा सकता है। कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है। कोई भी घटना जो घटित होती है, उस घटना के बारे में क्या कारण है ये जानने और समझने का प्रयास जो है वो किया जाता है। पुनर्परीक्षण संभव, जो भी अध्ययन किए जाते हैं उन अध्ययनों का पुनर्परीक्षण किया जा सकता है। इसका मतलब कि कोई भी घटना अगर जिसका अध्ययन किया गया है, अगर हम उसकी सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो हम उसका पुनर्परीक्षण कर सकते हैं। भविष्यवाणी करने की क्षमता, वास्तव में अध्ययन के आधार पर या वैज्ञानिक पद्धतियों के अध्ययन के आधार पर हम जो है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करके भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है। आइए आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र विज्ञान है, इसके विरुद्ध कुछ आपत्तियां भी दर्ज की गई हैं। उन आपत्तियों की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देखें, समाजशास्त्र के विज्ञान होने के विरुद्ध आपत्तियां हैं। तो जो प्रमुख आपत्तियां उठाई गई हैं, उन आपत्तियों की अगर हम बात करें तो पहला ये कहा जा रहा है कि वस्तुनिष्ठता एवं तटस्थता का अभाव पाया जाता है। वास्तव में समाजशास्त्र का जो अध्ययन वस्तु है, वो अध्ययन वस्तु ही इस प्रकार है कि व्यक्ति या अध्ययनकर्ता बहुत तटस्थ नहीं हो पाता, क्योंकि व्यक्ति जो अनुसंधान करता होता है वो व्यक्ति होता है, और समाज सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, और सामाजिक संबंधों का निर्माण जैसे ही व्यक्ति संपर्क में आता है, अंतःक्रिया करता है, तो उनके बीच कोई ना कोई सामाजिक संबंध निर्मित होता है। तो होता क्या है कि समाजशास्त्र का व्यक्ति अनुसंधानकर्ता जो होता है वो अपने व्यक्तित्व से, अपने विचारों से या अन्य से ना चाहते हुए भी अपने अध्ययन को जो है प्रभावित कर देता है। वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। अध्ययन करता है, जिन घटनाओं का अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है, उन घटनाओं के बारे में पहले से उसके कोई ना कोई जानकारी उपलब्ध होती है। चूँकि समाज का सदस्य है, और समाज का सदस्य होने के नाते वो क्या करता है कि अपने विचारों को भी अपने अध्ययन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाहित कर देता है, जिसकी वजह से वस्तुनिष्ठता नहीं रह जाती। उसके बाद आप देखें कि नियमों की सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। जो नियम बताए जा रहे हैं उन नियमों की सार्वभौमिकता का भी अभाव है, क्योंकि प्रत्येक समाज भिन्न भिन्न है, और प्रत्येक समाज भिन्न भिन्न होने के नाते प्रत्येक समाज का एक ही नियम से अध्ययन करना संभव नहीं हो सकता। जैसे अगर जाति व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जाति व्यवस्था भारत की एक निराली व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए जो भी नियम अपनाए जाएंगे वो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखकर ही अपनाए जाने चाहेंगे। उसी तरह देखिए, प्रयोगशाला का अभाव होता है। समाजशास्त्र के लिए संपूर्ण समाज ही उसकी प्रयोगशाला है, तो इस प्रकार की कोई प्रयोगशाला नहीं होती जिसमें जो है व्यक्ति के संबंधों को रख कर देखा जा सके, या कि कितने व्यक्ति के संबंधों को जांचा परखा जा सके कि कितना संबंध प्रांगण है, कितना कमज़ोर है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी
प्रयोगशाला होता है, उस प्रयोगशाला का अभाव जो है समाजशास्त्र में है, क्योंकि समाजशास्त्र के लिए संपूर्ण समाज ही प्रयोगशाला है। इस वजह से भी जो उसका अध्ययन जो है वो प्रभावित होता है। भविष्यवाणी का अभाव, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक संबंध जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं और उनमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, और इसी परिवर्तन की वजह से समाजशास्त्र जो भविष्यवाणी करता है वो भविष्यवाणी जो है सही साबित नहीं हो पाती है, उस भविष्यवाणी में परिवर्तन होना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, चलें हम निष्कर्ष देखें कि वास्तव में हम समाजशास्त्र को विज्ञान कहेंगे या नहीं कहेंगे। समाजशास्त्र अभी एक अत्यधिक नवीन विज्ञान है, अतः इसकी वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्तियाँ उठना स्वाभाविक है। यह नया विज्ञान है अभी, तो इसकी प्रकृति पे जो है आपत्तियाँ उठेंगी। फिर भी कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति विज्ञानों से भिन्न एक सामाजिक विज्ञान है। जो हमारा समाजशास्त्र है उसकी प्रकृति विज्ञान है, लेकिन वो प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न एक सामाजिक विज्ञान है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सामान्य तौर पे आप देखें कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, तो समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है, लेकिन ये प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न एक सामाजिक विज्ञान है। अब यहाँ देखिए, C.W. मिल्स ने समाजशास्त्र को विज्ञान मानने की अपेक्षा क्राफ्ट माना है, कला माना है। एक ऐसे विचारक हैं C.W. मिल्स जो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते, बल्कि समाजशास्त्र को क्या मानते हैं, एक कला मानते हैं। आइए देखें, टी.बी. बोटोमोर ने कहा कि सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध सबसे सफल तर्क यह है कि यह विज्ञान प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती कोई चीज़ उत्पन्न नहीं कर सकता। एक बड़ी आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि जो है ये विज्ञान या समाजशास्त्र का विज्ञान जो है, या समाजशास्त्र जो विज्ञान है वो प्राकृतिक नियमों से मिलती जुलती कोई चीज़ उत्पन्न नहीं कर सकता जो है। आइए देखें, इन सब अध्ययनों के बाद जो है वीरस्टीड ने क्या किया है कि समाजशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में जो भी मतभेद हैं उनको देखते हुए कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। अक्सर परीक्षाओं में आपके पूछ लिए जाते हैं, तो उसे हम देख लेते हैं। आए देखें, ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान है। ये अक्सर प्रश्न पूछता है आपसे, तो आप देखें समाजशास्त्र जो है प्राकृतिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक सामाजिक विज्ञान है। उसी तरह देखें, समाजशास्त्र अमूर्त विज्ञान है, ना कि मूर्त विज्ञान। तो समाजशास्त्र कोई मूर्त विज्ञान नहीं है बल्कि अमूर्त विज्ञान है। उसी तरह सी पे आएँ तो देखें कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशिष्ट विज्ञान। समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना जाता है, ना कि उसे विशिष्ट विज्ञान माना जाता है। उसी प्रकार आप आए देखें कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक। समाजशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान माना जाता है, आदर्शात्मक विज्ञान नहीं माना जाता। उसी तरह ई को आप देखें तो समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, ना कि व्यवहारिक। समाजशास्त्र व्यवहारिक विज्ञान नहीं है बल्कि वो क्या है, विशुद्ध विज्ञान है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये परीक्षाओं में आपसे पूछता है कि वास्तव में समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो वो सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो वह अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो वह सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो वास्तविक विज्ञान है। समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, तो समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान है। आइए अब हम देखते हैं समाजशास्त्र कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। प्रायः लोग विषय क्षेत्र और विषय वस्तु को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। विषय क्षेत्र से तात्पर्य वे संभावित सीमाएं हैं जहां तक किसी विषय का अध्ययन संभव है, जबकि विषय वस्तु की जब हम बात करते हैं तो निश्चित सीमाएं हैं जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि विषय क्षेत्र और विषय वस्तु दो अलग अलग चीज़ें हैं। सामान्य तौर पे आप देखें कि जब हम विषय क्षेत्र की बात करते हैं तो संभावित सीमाएं, इसका मतलब कि विषय क्षेत्र की जो सीमा होती है वो संभावित है, इसलिए बहुत बड़ी होती है। वहीं जब हम विषय वस्तु की बात करते हैं तो उसकी सीमाएं जो है निश्चित होती हैं। इसका मतलब कि कोई विषय वर्तमान में जो अध्ययन कर रहा है वही उसकी विषय वस्तु है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान व्यक्तियों के सामाजिक जीवन तथा विभिन्न घटनाओं को अध्ययन
विभिन्न घटनाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न करता है। जो भी विज्ञान है, जितने भी सामाजिक विज्ञान है, सभी सामाजिक विज्ञान क्या करते हैं कि प्रत्येक सामाजिक घटनाओं को अपने अपने दृष्टिकोण से या अपने अपने परिप्रेक्ष्य से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखें कि जो अर्थशास्त्री है वो समाज को आर्थिक दृष्टिकोण से देखता है, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी क्या करता है, वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करता है, मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तथा समाजशास्त्र सामाजिक दृष्टिकोण से घटनाओं का अध्ययन करता है। जितने भी विज्ञान हैं, सारे विज्ञान क्या करते हैं कि घटनाओं का अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण होने के कारण किसी भी सामाजिक विज्ञान का विषय क्षेत्र निर्धारित करना एक कठिन कार्य है। अब सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। अब सबका अलग अलग दृष्टिकोण होने के कारण अब किसी एक विषय के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा, इसकी सीमा निर्धारित करना जो है बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। एक आधुनिक विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सीमा को निर्धारित करना जो है और भी कठिन हो जाता है। यहाँ देखें आप, कार्ल बर्टन के अनुसार समाजशास्त्र क्योंकि लचीला विज्ञान है, अतः यह निश्चित करना पूर्ण रूप से कठिन कार्य है कि इसकी सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है। अब समाजशास्त्र की जहाँ तक हम बात करें, समाजशास्त्र को कहा जाता है कि एक लचीला विज्ञान है। कारण यह है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और सामाजिक संबंधों का निर्माण व्यक्तियों के द्वारा होता है, और जितनी भी घटनाएं प्रकृति में घटित होती हैं उन सभी घटनाओं से लगभग व्यक्ति जो है प्रभावित होता है, उसके संबंध प्रभावित होते हैं। निश्चित रूप से उन सारी घटनाओं का अध्ययन करना जो है समाजशास्त्र की मजबूरी हो जाती है। उन घटनाओं को अपने में शामिल करना, अगर वो शामिल नहीं करेगा, लचीला नहीं होगा, तो पूर्ण रूप से सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से कार्ल बर्टन ये कहते हैं कि समाजशास्त्र चूँकि लचीला विज्ञान है, अतः यह निश्चित करना पूर्ण रूप से कठिन कार्य है कि इसकी सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है। चलिए आगे देखें हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में प्रमुख रूप से दो परिप्रेक्ष्य जो है या दो संप्रदाय निकलकर सामने आते हैं। आए देखें कि वो दो संप्रदाय कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि पहला जो संप्रदाय है वह स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्टात्मक संप्रदाय है, जिसको हम फॉर्मल स्कूल कहते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान देंगे, जो भी इम्पोर्टेंस है वो बताया जाएगा आपको जो है। और दूसरा आता है समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल। तो दो है यहाँ पे आप देखें कि जो इसे दो भागों में बांटा गया है। देखें आप, स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय जिसको हम फॉर्मल स्कूल कहते हैं, और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय जिसको हम सिंथेटिक स्कूल कहते हैं। आइए देखें हम स्वरूपात्मक संप्रदाय को। तो यहाँ पे आप देखें, इस संप्रदाय के प्रणेता जॉर्ज सीमेल, अंडरलाइन करेंगे आप इसको, जॉर्ज सीमेल। अक्सर ये पूछता है जो है कि स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय की प्रणेता कौन है, तो वो हैं जॉर्ज सीमेल। और इनके प्रमुख समर्थकों में आते हैं स्मॉल, वानवीज, मैक्स वेबर, वीरकांत, वानवीज यहाँ हैं, बर्गेस, टानिज, बुगल, रास, पार्क। ये प्रमुख नाम हैं जिन नामों को आपको याद करना है। सामान्य तौर पे ये नाम आपसे पूछे जाते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन हैं या कौन सी श्रेणी जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों की है, तो वो लाइन से नाम दिया रहेगा और उसको आपको लिखना होगा। उक्त विद्वानों के दृष्टिकोण से समाजशास्त्र स्वतंत्र, विशिष्ट एवं विशुद्ध विज्ञान है। ये जो संप्रदाय है वो संप्रदाय ये मानता है कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है तथा समाजशास्त्र एक शुद्ध विज्ञान है। इसका प्रमुख लक्ष्य मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है। ये जो अध्ययन करता है ये कहता है कि समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वो मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना इसका लक्ष्य है। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में पृथक अस्तित्व रखता है। इसका मतलब कि समाजशास्त्र जो है वो सभी सामाजिक विज्ञानों से एक अलग विज्ञान के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखता है। दूसरे देखें तो सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का लक्ष्य अंतर्वस्तु, कंटेंट को समझना है। जो सामाजिक विज्ञान का जो लक्ष्य है वो जो है अंतर्वस्तु, वो क्या करना है, तो अंतर्वस्तु को समझना है। जबकि समाजशास्त्र स्वरूपों का अध्ययन करता है। सभी सामाजिक विज्ञान क्या करते हैं, सभी सामाजिक विज्ञानों का लक्ष्य क्या है, तो अंतर्वस्तु, कंटेंट को समझना होता है। जबकि समाजशास्त्र स्वरूपों का अध्ययन करता है। जो भी सामाजिक संबंध के स्वरूप हैं उन्हीं स्वरूपों का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। इन विद्वानों ने स्वरूपात्मक पक्ष को अत्यधिक महत्व दिया है।
जो भी इसके समर्थक हैं वो उसके स्वरूपात्मक पक्ष को विशेष महत्व देते हैं। आइए हम देखें दूसरा जो है समन्वयात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में आता है सोरोकिन, इमाइल दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग, लेस्टरवार्ड। ये प्रमुख समर्थक हैं इसके, जो ये मानते हैं प्रमुख समर्थक हैं। तो इनके नाम को आपको याद रखना है, क्योंकि ये नाम और ऊपर जो नाम दिए गए थे स्वरूपात्मक संप्रदाय में, इन दोनों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। इस वजह से बार बार ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो आप इस पर विशेष तौर पे ध्यान देंगे और नामों को याद रखेंगे। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र विशिष्ट विज्ञान ना होकर एक सामान्य विज्ञान है। अब ये कहते हैं कि समाजशास्त्र कोई विशिष्ट विज्ञान नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र क्या है, एक सामान्य विज्ञान है। समाज का प्रत्येक भाग परस्पर संबंधित है। जो भी समाज का विभिन्न भाग है, विभिन्न इकाइयाँ परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। यदि उसके किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव सारे समाज पर पड़ता है। समाज का कोई भी भाग अगर परिवर्तित होता है, अगर आर्थिक क्षेत्र परिवर्तित होता है तब भी समाज पर प्रभाव पड़ेगा, अगर उसका राजनीतिक क्षेत्र प्रभावित होगा तब भी समाज पर प्रभाव पड़ेगा, अगर उसका जैविक क्षेत्र प्रभावित होगा तब भी समाज पर प्रभाव पड़ेगा। अतः सारे समाज का अध्ययन करना आवश्यक है। अतः क्या करना हमें, तो निश्चित रूप से कि सारे समाज का अध्ययन करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। इन विद्वानों के अनुसार समाजशास्त्र समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक का समस्त पक्षों का अध्ययन एवं विवेचन करने वाला विज्ञान है। ये क्या करता है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज के सभी पक्षों का अध्ययन करता है, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे वो धार्मिक पक्ष हो, चाहे वो सांस्कृतिक पक्ष हो, सभी पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसी आधार पर इस संप्रदाय को समन्वयात्मक संप्रदाय कहा जाता है, और इसी आधार पर हम इसे एक समन्वयात्मक संप्रदाय कहते हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय को अधिक स्पष्ट जानने के लिए इसके समर्थकों के विचारों को जानना भी आवश्यक है, जो जान सकते हैं आप जो है बुक से आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है आपको परीक्षा संबंधी तैयारी करवाना, इस वजह से उनके विचारों पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ सोरोकिन, इमाइल दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग, लेस्टरवार्ड सारे लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनको आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, ये मानता है कि सारे विज्ञान कहीं ना कहीं, या सारे सामाजिक विज्ञान कहीं ना कहीं अलग अलग ढंग से अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। एक ऐसा भी विज्ञान होना चाहिए जो समग्र रूप से सबका अध्ययन एक साथ करे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष देखते हैं। भाई क्या निष्कर्ष है इसका, जो है हम क्या करें, समाजशास्त्र को समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत रखें या स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत रखें। तो इस संबंध में यहाँ पे आप देखें, उपयुक्त दोनों संप्रदाय परस्पर विरोधी हैं। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। एक कहता है कि विशिष्ट है, एक कहता है सामान्य है, परंतु दोनों संप्रदायों का महत्व समान है। एक संप्रदाय जहाँ समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान मानता है, वहीं दूसरा संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है। वास्तव में वास्तविकता यह है कि किसी भी विषय क्षेत्र को सामान्य या विशेष में बांध देना कहीं से भी वैज्ञानिक नहीं है। अतः समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र या समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में विशिष्ट संप्रदायों, समन्वयात्मक संप्रदाय दोनों का महत्व है या दोनों को महत्व दिया जाता है। इसका मतलब जो समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है, वो विषय क्षेत्र दोनों में समाहित है। विशिष्टात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय दोनों के अंतर्गत आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे देख लें कि विषय वस्तु। तो यहाँ विषय वस्तु को देखने का प्रयास किया जाएगा। चूँकि महत्वपूर्ण DDU के सिलेबस में विषय वस्तु को सम्मिलित नहीं किया गया है 102 में, लेकिन फिलहाल चूँकि महत्वपूर्ण है, प्रश्न उठ जाते हैं कभी कभी, तो जानना ज़रूरी हो जाता है। तो इसे हम देख लें। किसी भी विषय की विषय वस्तु यह वह निश्चित सीमा है जिसके अंतर्गत कोई विषय अध्ययन करता है। अभी हमने देखा, आपने विषय क्षेत्र को देखा था, तो वह संभावित सीमा थी, और ये विषय वस्तु जो है एक निश्चित सीमा है जिसके अंतर्गत रहकर ही कोई विषय क्या करता है, अपना अध्ययन करता है। विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा समाजशास्त्र के विषय वस्तु को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में कुछ विशेष प्रयास उल्लेखनीय है। पहला नाम समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्ट का आता है। इन्होंने जो है समाजशास्त्र की विषय वस्तु को दो भागों में बांटा है। एक कहते हैं सामाजिक स्थितिकी और दूसरा कहते हैं सामाजिक गतिकी। यहाँ सामाजिक स्थितिकी की बात करें तो इसमें जो है सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाएगा, सामाजिक संगठन का अध्ययन किया जाएगा, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाएगा। वहीं जब हम सामाजिक गतिकी की बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जो भी प्रक्रियाएं हैं सामाजिक परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदार हैं, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब आए देखें इमाइल दुर्खीम, इन्होंने भी क्या किया है कि जो है समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में बांट दिया है। ये कहते हैं कि सामाजिक रचना शास्त्र या स्वरूप शास्त्र,
तो सामाजिक रचना शास्त्र या स्वरूप शास्त्र, तो यहाँ समास के आकार तथा स्वरूप को निर्धारित करने वाली इकाइयाँ आती हैं जिनका अध्ययन किया जाता है, जिनके द्वारा समाज का आकार और समाज के स्वरूप का निर्धारण होता है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे समाज की भौगोलिक दशाएं क्या हैं, जनसंख्या का घनत्व क्या है, जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समाज के आकार और उसके स्वरूप को प्रभावित करती हैं। तो पहला जो अध्ययन वस्तु, जो पहला वर्गीकरण इनका है वो है सामाजिक रचना शास्त्र या स्वरूप शास्त्र, और ये अक्सर परीक्षाओं में आपसे पूछता है, इस पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। चलिए अब यहाँ देखें, दूसरा इन्होंने बी कहा कि सामाजिक शरीर शास्त्र, जिसको हम सामाजिक दैहिकी के नाम से भी जानते हैं। इसे देखिए, समाज का निर्माण करने वाली तथा अपने अपने कार्यों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाली इकाइयाँ जैसे धर्म, कानून, भाषा, परिवार आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब कि जो समाज का निर्माण करने वाली जो इकाइयाँ होती हैं, उन इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जो अपने प्रकारों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। उसके बाद आप देखें, तीसरा ये कहते हैं कि सामान्य समाजशास्त्र। तो ये सामान्य समाजशास्त्र, जिसमें सामान्य सामाजिक नियमों का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तो यहाँ देखें, सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र की बात किया था इन्होंने, सामाजिक शरीर शास्त्र की बात किया था इन्होंने, और सामान्य समाजशास्त्र की बात करते हैं। तो तीन चीज़ें जो है इमाइल दुर्खिम ने बताई हैं जिसको आपको याद रखना है। अब यहाँ आइए जो है गिन्सबर्ग की हम बात करें, तो गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा है। पहला ये कहते हैं कि सामाजिक स्वरूप शास्त्र, जैसा कि दुर्खिम को देखा गया था, उसके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, सामाजिक समूह, संस्थाओं एवं समितियों का अध्ययन इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उसी प्रकार देखें, दूसरा ये कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाएं, जिसमें आता है सहयोग है, संघर्ष है, अनुकरण है, अनुकूलन है, सात्मीकरण है, समायोजन है, प्रतिस्पर्धा है आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब कि जैसे हमने देखा था अगस्त काउंट का सामाजिक गतिकी में देखा था कि सामाजिक परिवर्तन की जो भी प्रक्रियाएं हैं उन सारी प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, तो उसी तरह से यहाँ गिन्सबर्ग ने देखा, यहाँ पे गिन्सबर्ग ने बताया कि सामाजिक प्रक्रियाएं जो है वो दूसरा है इनका जो है। फिर आए जो है सामाजिक नियंत्रण। अब यहाँ सामाजिक नियंत्रण के साधन आ जाते हैं सारे के सारे, धर्म, प्रथा, परंपरा, नैतिकता, कानून, जनरीतियाँ, जनमत, प्रथाएं आदि, इन सभी को सम्मिलित इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद आए देखें तो डी कहते हैं कि सामाजिक व्याधिकी, सामाजिक विघटन के कारकों जैसे अपराध, निर्धनता, बेकारी, आत्महत्या, भ्रष्टाचार आदि का अध्ययन। अब इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो गिन्सबर्ग को आप देखें तो गिन्सबर्ग ने जो है 4 बताए, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक व्याधिकी। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम देखें तो 3 लोगों का नाम और प्रमुख रूप से आता है जिसका अध्ययन आपको कर लेना चाहिए, और वो हैं एलेक्स इंकल्स। और ये जो है समाजशास्त्र के विषय वस्तु को जो है 3 भागों में बांटते हैं। एक कहते हैं कि ऐतिहासिक उपागम है, दूसरा कहते हैं अनुभविक उपागम है, और तीसरा कहते हैं विश्लेषणात्मक उपागम है। अक्सर इनको जो है पूछता है, आप इसको एक बार ज़रूर देखेंगे। फिर आए देखें लेस्टर वार्ड हैं, ये जो है 2 प्रकार के विषय वस्तुओं की चर्चा करते हैं, या विषय वस्तु को समाजशास्त्र के 2 भागों में बांटते हैं। ये कहते हैं कि शुद्ध समाजशास्त्र और व्यवहारिक समाजशास्त्र, ये 2 भाग बांटते हैं। कौन बांटता है? तो ये लेस्टर वार्ड है। आइए देखें, टानिज इसको 3 भागों में बांटते हैं, और वो कहते हैं कि विशुद्ध समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र और प्रयोगसिद्ध समाजशास्त्र। तो ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु को जो है 3 भागों में बांटते हैं। तो टानिज है ये जो 3 भागों में बांट रहा है, विशुद्ध समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र और प्रयोगसिद्ध समाजशास्त्र। तो ये आपका हो गया जो है समाजशास्त्र का अर्थ हो गया, उसकी परिभाषा हो गई, उसका विषय क्षेत्र हो गया और उसकी विषय वस्तु हो गई। आइए हम इसी पे आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं जो प्रमुख हैं, जो परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। लगभग सारे प्रश्नों को एक साथ रखा गया है, प्रयास ही किया गया है कि कहीं और से आपको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पुटअप कर दिए गए हैं, मिल जाए, और उसी के आधार पर हम उसको पढ़ते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो आइए हम बुझते, पढ़ते, समझते चीज़ों को निकलते हैं। और यहाँ पे आप देखिए पहला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है वो है समाजशास्त्र के पिता या जनक कौन है? तो वो है अगस्त कॉम्ट। देखिए आप, अगस्त कॉम्ट जो है समाजशास्त्र के पिता हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है अगस्त कॉम्ट का पूरा नाम क्या है? तो अगस्त कॉम्ट का पूरा नाम अगस्त मैरी
फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे। अक्सर ये पूछता है, ये याद कर लें आप जो है, अगस्त मेरी फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे। तीसरा प्रश्न आपका है जो है, अगस्त कॉम्ट ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब किया? तो समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब किया था? तो 1838 में किया था। समाजशास्त्र की वह पुस्तक जिसमें सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप अगस्त कॉम्ट करिएगा जो है। अगस्त कॉम्ट की वह पुस्तक जिसमें सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया, तो वह है पॉजिटिव फिलॉसफी। फिर आए पाँचवें क्वेश्चन पे आप देखें तो पाँचवा क्वेश्चन ये कहता है, कॉम्टे समाजशास्त्र को पहले किस नाम से संबोधित करते थे? तो यहाँ पे आप देखें, सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स, आप ये आपने देखा था जो है कि वो सोशल फिजिक्स के नाम से जो है वो जानते थे। चलिए छठवें क्वेश्चन पे आते हैं हम। कॉम्ट का संबंध किस राष्ट्र से है? तो फ्रांस से संबंधित है, फ्रांस में पैदा हुए थे, फ्रांस के विचारक हैं वो जो है। कॉम्टे का जीवन काल क्या रहा? तो कॉम्टे का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई? तो आप यहाँ देखें, कॉम्टे का जीवन काल रहा सन 1798 में इनका जन्म होता है और 1857 में इनकी मृत्यु होती है। तो ये अगस्त कॉम्ट का जीवन काल है। आठवां प्रश्न आप देखें, समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का सर्वप्रथम प्रयास हुआ। ये अक्सर प्रश्न पूछता है। तो 19वीं शताब्दी में, चूँकि 1838 में जो है समाज को वैज्ञानिक ढंग से समझने का प्रयास किसने किया था? अगस्त कॉम्ट ने किया था। इस वजह से वो 19वीं शताब्दी मानी जाती है। अब 9वां क्वेश्चन आप देखें कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का सर्वप्रथम प्रयास किया, किसने किया? तो अगस्त कॉम्ट ने किया, जो कि एक पश्चिमी विचारक हैं। फिर एक प्रश्न आता है 10वां जो है, अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? बताया गया आपको, सेंट साइमन। चलिए अगले प्रश्नों पे हम चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपका है और ये कहता है कि जो है, सोशियोलॉजी शब्द किन दो शब्दों के योग से बना है? तो यहाँ पे आप देखिए कि सोशियोलॉजी शब्द जो है सोशियस प्लस लोगस दो शब्दों के योग से बना है। 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सोशियोलॉजी शब्द किन दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बना है? तो आप ये जानते हैं, एक शब्द है लैटिन और दूसरा शब्द है ग्रीक, दो भाषाओं के योग से बना है। अब यहाँ देखिए, लैटिन भाषा के सोशियस या ग्रीक भाषा के लोगस का अर्थ है, तो क्रम से आप देख लें कि जो सोशियस है उसका अर्थ होता है समाज और जो लोगस है उसका अर्थ होता है शास्त्र। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। किस विद्वान के अनुसार समाजशास्त्र शब्द दो भाषाओं की अवैध संतान है? यहाँ जे.एस. मिल, आपको बताया गया था जे.एस. मिल, अभी लेक्चर में आपने सुना जो है जे.एस. मिल को, तो दो भाषाओं की अवैध संतान के रूप में इनको समाजशास्त्र को इन्होंने व्यक्त किया है। चलिए, किसके द्वारा सोशियोलॉजी शब्द के स्थान पर एथोलॉजी शब्द का प्रस्ताव रखा गया था? आप जानते हैं इस बात को, जे.एस. मिल, अभी हमने पढ़ा जो है जे.एस. मिल। समाजशास्त्र पर पहली पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र पे जो पहली पुस्तक, व्यवस्थित जो पहली पुस्तक लिखी गई वो है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, 18वां क्वेश्चन आप देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पे देखें आप, हर्बर्ट स्पेंसर। किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगस्त कॉम्ट के जन्मदाता द्वारा कहे गए शब्द हैं, इस वजह से और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। तो ये कहने वाले कौन है? तो अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे के प्रिय शिष्य कौन है? तो वह है जे.एस. मिल, जिनकी चर्चा अभी हम लोगों ने किया जो है। तो जे.एस. मिल इनके प्रिय शिष्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें 21वां क्वेश्चन हमारा है, इसको हम देखें कि अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को किन दो भागों में बांटा है? तो बांटा है जो है सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी में, दो भागों में बांटा है। देखा हमने जो है विषय वस्तु में जो है सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। 22वां क्वेश्चन आप देखें, समाजशास्त्र को किन चार आधारों पर परिभाषित किया जाता है? तो आप देखें चार आधार हैं। पहला आधार आप देखें, समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में देखा गया था अभी, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया के अध्ययन के रूप में और समाजशास्त्र समूह के अध्ययन के रूप में। तो ये आ गया आपका जो है, चार भागों में बांटकर हम इसको जो है जानने का प्रयास कर रहे थे, परिभाषाएं दी गई थी आपको जो है। तो चार आधार आप याद रखेंगे। किसका कथन है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? एल.एफ. वार्ड।
पढ़ा था परिभाषा हमने जो है, किसका कथन है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो वो है एल.एफ. वार्ड। पॉपुलर साइंस मंथली पुस्तक के लेखक कौन है, तो एल.एफ. वार्ड है। किसका कथन, किसने कहा समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, तो एच.डब्ल्यू. ओडम। ये कहते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, तो वह है एच.डब्ल्यू. ओडम। अब यहाँ पे देखें इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डायनेमिक सोशोलॉजी। ये पुस्तक किसकी है, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डायनेमिक सोशोलॉजी, तो वो है एच.डब्ल्यू. ओडम की पुस्तक है ये जो है। अब आइए 27वें क्वेश्चन पे देखें, किसके अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो ये कहा है एफ.एच. गिडिंग्स ने। किसने कहा, एच.एफ. गिडिंग्स ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो ये कहते हैं एच.एफ. गिडिंग्स। और इंडक्टिव सोशोलॉजी पुस्तक किसकी है, तो वो गिडिंग्स की पुस्तक है, अध्ययन किया गया था हम लोगों ने। चलिए हम चलते हैं अब अगले पेज पे और देखते हैं 29वें क्वेश्चन को। तो 29वां क्वेश्चन आपका है, किसके अनुसार समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। एच.एफ. गिडिंग्स, ये भी परिभाषा हमने देखा था ऊपर लेक्चर में, हमने देखा था ये परिभाषा जो है कि समाजशास्त्र समाज का समग्र इकाई, समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या करता है। 30वां क्वेश्चन आप देखें, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। ये परिभाषा महत्वपूर्ण थी, देखा गया था, मैकआवर और पेज की बताई गई थी आपको। सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है मैकआवर और पेज, बहुत ही महत्वपूर्ण है परिभाषा और पुस्तक दोनों इनकी जो है। किसका कथन है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, तो अर्नोल्ड यम रोज। देखा गया था इसको जो है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है अर्नोल्ड यम रोज। ये जो है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन पुस्तक लिखते हैं रोज। किसका कथन है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसका कथन है कि समाजशास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्यूबर। इनकी पुस्तक है सोशोलॉजी, बताई गई आपको जो है, क्यूबर की पुस्तक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। फिर उसके बाद आप देखें, आते हैं 36वें क्वेश्चन पे, तो यहाँ आते हैं, किसके अनुसार सामाजिक संबंध समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है, वानविज। किसके अनुसार सामाजिक संबंध समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र आधार है, तो वह है वानविज। और व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह एलेक्स एंकल्स हैं। व्हाट इज सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक एलेक्स एंकल्स हैं, और ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, इस पुस्तक पे आप ध्यान दीजिएगा। किसके अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है, तो वो है मैक्स वेबर। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है मैक्स वेबर। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसके लेखक कौन है, तो मैक्स वेबर है। 40वां क्वेश्चन आप देखें, किसका कथन है कि समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन का विज्ञान है। ये किसने कहा था, जानते हैं आप इस बात को, गिलिन और गिलिन ने। कल्चरल सोशोलॉजी, ये पुस्तक महत्वपूर्ण है आपके लिए जो है। कल्चरल सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है गिलिन और गिलिन। किसका कथन है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, तो वो है जॉर्ज सीमेल। ये कहते हैं अंतर स्वरूपों की बात कौन करता है, तो वो है जॉर्ज सीमेल। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जॉर्ज सीमेल। अब आइए 43वें पे देखें, समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं तथा अंतर संबंधों के कारणों एवं परिणामों का अध्ययन है। ये किसने कहा था, तो गिन्सबर्ग ने कहा था। आगे देखिए आप 44वें पे आते हैं, समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाएं हैं। हाव हाउस। 45वें क्वेश्चन पे आए, किसका कथन है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है,
जॉनसन। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है तो वह है जॉनसन। सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है जॉनसन। आगे भी हमने देखा था सोशियोलॉजी पुस्तक, तो आप ध्यान रखिएगा। सोशियोलॉजी पुस्तक के एक और लेखक आ गए जॉनसन। किसका कथन है कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है? समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है, ये कहते हैं किम्बल यंग जो है। तो ये आपका जो है 47 क्वेश्चन हो गया आपका। अब आते हैं आगे, देखें 48वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ देखें, एन इंट्रोडक्टरी सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं तो वह है किम्बल यंग। वह संभावित सीमा जिसके अंतर्गत किसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। संभावित सीमा की बात हो रही है तो निश्चित रूप से वह विषय क्षेत्र की बात हो रही है, क्योंकि विषय क्षेत्र को हमने देखा था कि वह संभावित सीमा जिस अंतर्गत किसी विषय का अध्ययन किया जा सकता है तो वो होता है विषय क्षेत्र। अब यहाँ आप देखिए 50वें क्वेश्चन पे है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को प्रमुखता बांटा गया है। तो आप देख रहे हैं विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। किस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट पढ़ेंगे आप जो है स्वतंत्र विज्ञान है, विशिष्ट या स्वतंत्र विज्ञान है, तो वो है स्वरूपात्मक संप्रदाय। मिसप्रिंटिंग हुई है, यहाँ विशिष्ट आप पढ़ेंगे, विशिष्ट या स्वतंत्र विज्ञान पढ़ेंगे यहाँ पे जो है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको हमने बताया था आपको कि जॉर्ज सिमेल है। उसके बाद आप देखें कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों को देखें आप, तो याद करना है आपको, इन्हें याद करें। वीरकांत हैं, वानवीज हैं, मैक्स वेबर हैं, टानिज हैं, स्मॉल हैं, बोगल हैं, पार्क हैं, बर्गस हैं, लियोपोल्ड है। तो ये कुछ प्रमुख नाम हैं जिन नामों को आपको विशेष तौर पे याद रखना है, ताकि परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इस वर्ग के अंतर्गत या स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत कौन आता है, समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत कौन आता है, तो ये नाम आपको याद होने चाहिए जिससे कि आप आराम से टिक लगा सकें। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में वीरकांत, वानवीज, मैक्स वेबर, टानिज, स्मॉल, बोगल, पार्क, बर्गस, लियोपोल्ड। अब आइए देखिए 54 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। किसका कथन है कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए? तो मानसिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन की बात कौन करता है? तो वो करता है वीरकांत करता है। चलिए अब आइए 55 को देखते हैं कि सामाजिक संबंध के स्वरूप कौन कौन से हैं। अगर आपसे पूछ किया जाए कि सामाजिक संबंध के स्वरूप किसे कहते हैं, तो वो है अनुकरण है, सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है, प्रभुत्व है, अधीनता है, श्रम विभाजन है आदि। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सामाजिक संबंधों के स्वरूप कहलाते हैं। और इन्हीं सामाजिक संबंधों का स्वरूप या सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कौन है? समाजशास्त्र है। चलिए सामाजिक संबंधों के अंतर्वस्तु है, सामाजिक संबंधों की जो अंतर्वस्तु होती है वो है आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल आदि। ये जो है सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग जो है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। ये किसका कथन है कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों का अध्ययन है जो व्यक्तियों को एक दूसरे से बांधे रखते हैं? तो यह है वीरकांत का। चलिए किसका कथन है कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है? मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, तो वह है वानवीज। आगे देखें आप, किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है? छोटी सी परिभाषा लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। ये पूछता है अक्सर जो है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, ये कहने वाले कौन है? तो मैक्स वेबर है। किसका कथन है कि सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है? सामाजिक क्रियाओं का आधार व्यवहार है, तो ये किसने कहा है? तो वो मैक्स वेबर ने कहा है। किसके अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है? तो ये भी मैक्स वेबर। सामाजिक क्रिया की बात करते हैं तो ये सामाजिक क्रियाओं की बात जो है मैक्स वेबर ने किया है। ये सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु भी मानते हैं। तो कौन मानता है? वो मैक्स वेबर मानते हैं। किसने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए विशुद्ध समाजशास्त्र, प्योर सोशोलॉजी
की अवधारणा को विकसित किया, तो वो थे टानीज। चलिए आगे देखें, स्वरूपात्मक संप्रदाय पर किस प्रकार के आरोप लगे हैं। अनिश्चितता, ये पूछता है आपसे, और अस्पष्टता के। स्वरूपात्मक संप्रदाय पर आलोचना हुई है, उस पर आरोप लगे हैं अनिश्चितता और अस्पष्टता के। चलिए, समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानता है समन्वयात्मक संप्रदाय। चलिए 65 क्वेश्चन देखिए। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं सोरोकिन, तुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग। ये जो है प्रमुख समर्थक हैं किसके, समन्वयात्मक संप्रदाय के, जो ये मानता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन एक ही वीडियो में सब समाहित होना था, इस वजह से थोड़ा सा प्रयास किया गया कि आइए अब देखें क्वेश्चन नंबर 77 हम देखने का प्रयास करेंगे जो है। तो इसे हम देख लें। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, तो समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वैज्ञानिक है। 78 क्वेश्चन देखें आप कि समाजशास्त्र विज्ञान है, एक किस प्रकार का विज्ञान है, तो वो सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्र विज्ञान है, इसका प्रमुख आधार क्या है, इसका प्रमुख आधार क्या है, तो एक ही आधार है, और वो आधार है वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। उसके बाद हम देखें कि समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है, निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, अध्ययन किया था हम लोगों ने। समाजशास्त्र एक विज्ञान, समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है, तो एक विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है, तो एक अमूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है, तो एक सामान्य विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तार्किक एवं आणविक। अब यहाँ पे आप देखें कि ये विकल्प के आधार पर आपको चयन करना है कि विकल्प किस प्रकार का पूछता है, उसी आधार पर आपको जो है क्वेश्चन के उत्तर का चयन करना है। आइए देखिए 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप देखें कि समस्या का चयन, उपकल्पना का निर्माण, अवलोकन, तथ्यों का संग्रह, वर्गीकरण एवं सारणीयन, सामान्यीकरण और पुनर्परीक्षण। ये जो है प्रमुख पद्धतियाँ हैं, जो है प्रमुख वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं जो किसी भी विज्ञान के द्वारा जो है प्रयोग में अपने अध्ययन के लिए लाया जाता है। अब 86 क्वेश्चन देखें आप। समाजशास्त्र विज्ञान है, इसके प्रमुख तर्क कौन से हैं, तो वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, इसको याद करना होगा आपको। कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है, सिद्धांतों की स्थापना करता है, सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण करता है, पुनर्परीक्षण संभव होता है, सिद्धांतों की सार्वभौमिकता होती है, भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। ये कुछ बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि प्रमुख तर्क कौन से हैं समाजशास्त्र को विज्ञान मानने का, तो इसे आप ध्यान देंगे, याद कर लेंगे एक बार, जो है 2 बार जरूर पढ़ के रखेंगे, ताकि जो है अब यहाँ पे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन को आप देख लें। तो यहाँ पे समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति पर आपत्तियाँ हुई हैं। तो आप जानते हैं तटस्थता का अभाव पाया जाता है, सामाजिक घटनाओं की गतिशील प्रवृत्ति होती है, सामाजिक घटनाएं परिवर्तित होती रहती हैं, सामाजिक घटनाओं में सार्वभौमिकता का अभाव पाया जाता है। उसके बाद आप देखें कि प्रयोगशाला का अभाव है, सामाजिक घटनाओं के मापन की समस्या होती है, यही सही भविष्यवाणी करने की में अक्षम होता है, तो सही भविष्यवाणी ये नहीं कर पाता है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखें। किसने कहा समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं, तो वो अगस्त कॉम्ट कहते हैं। किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है, तो वो अगस्त कॉम्ट कहते हैं, क्योंकि अपने समाजशास्त्र का पहले इन्होंने नाम ही दिया था सामाजिक भौतिकी। फिर 90 नंबर क्वेश्चन पे आएँ तो समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान किसने कहा, तो वीरस्ट्रीड ने कहा है। भी याद रखिएगा जो है कि समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान कहा है वीरस्ट्रीड ने। फिर 91 पे आते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि यह समाज का अध्ययन करता है वैज्ञानिक पद्धतियों से। ये आपका हो गया। अब आते हैं जो है 92 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखें कि समाजशास्त्र को किसने एक क्राफ्ट कहा है, क्राफ्ट या कला कहा है, तो आप जानते हैं इसको सी राइट मिल्स ने कहा है। समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के 2 मुख्य भागों में विभाजित किया है, तो अगस्त कॉम्टे ने विभाजित किया इसको। समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि वो है वस्तुनिष्ठ। ये किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध एवं सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं। तो वीरस्ट्रीड हमने पढ़ा था जो है कि वीरस्ट्रीड ने जो है 5-6 बताए हैं, उनको याद रखना इसीलिए कहा गया था, वहाँ से क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है, तो एल.एफ. वार्ड ने दिया है विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा। अब अंतिम स्लाइड पे हम आ चुके हैं और बस अब हमारा अध्ययन ख़त्म होने वाला है।
97 नंबर क्वेश्चन को देखें आप। अगस्त काउंट के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का। ये भी अक्सर पूछ लेता है, अभी परिभाषा हमने देखा था, उसी के आधार पर जो है ये पूछ लेता है कि भाई अगस्त काउंट समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं। किसका विज्ञान मानते हैं? तो सामाजिक व्यवस्था और उसकी प्रगति का विज्ञान मानते हैं। चलिए अब 98 नंबर क्वेश्चन पे देखें, समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है समाज को समझना। क्या उद्देश्य है? समाज को समझना। चलिए आगे देखते हैं कि समाज का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले प्रथम पश्चिमी दार्शनिक जिसे इतिहास में समाजशास्त्री कहा जाता है तो वो प्लेटो हैं। चलिए आगे देखें आप जो है, समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों मानता है वीरस्टीड। ध्यान रखना है आपको, समाजशास्त्र को कला किसने माना था? सीराइट मिल्स ने। कला और विज्ञान कौन मानता है? वीरस्टीड मानता है। 101 देखें, दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र के विषय वस्तु के 3 भाग कौन कौन से हैं? दुर्खिम के अनुसार सामाजिक रचनाशास्त्र, सामाजिक शारीरिकी या दैहिकी और सामान्य समाजशास्त्र। अब उसके बाद देखें आप जो है, समाजशास्त्रीय अध्ययन किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करता है? तो वो अवधारणा है संस्कृति। ये प्रश्न पूछा गया कई बार, इस वजह से रखा गया इसमें। आप देख लेंगे इसको जो है कि भाई समाजशास्त्रीय अध्ययन किस अवधारणा के चारों ओर परिभ्रमण करता है? तो वह है संस्कृति। फिर आए देखो 103, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक में विभक्त किया है? तो आप ये जानते हैं इंकल्स ने विभक्त किया है। चलिए 104 क्वेश्चन देखें, किसने कहा जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है? महत्वपूर्ण है, ये पूछता है अक्सर जो है मैकाइवर और पेज। किसने कहा जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है? तो वह है मैकाइवर और पेज। अंतिम क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का, इस यूनिट का, वो है 105, समाजशास्त्र की उपयोगिता। तो समाजशास्त्र की उपयोगिता है समाज के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, सामाजिक कल्याण में सहायक है। तो ये सारी चीज़ों के उद्देश्य को या उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हम समाजशास्त्र को पढ़ते हैं। तो ये रहा आपका समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और उसकी विषय वस्तु और उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जल्द ही हमारा अगला वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।